सोशल मीडिया को लेकर एकदम फ्रेंजी जैसा माहौल है। मतलब उसकी जो पहुंच है वो इतनी भयानक है और उसका जो कम्युनिकेशन है वो इतना भयानक है कि वो जिन लोगों ने बनाया वो भी नहीं जानते थे कि ये इतना उपद्रवकारी होगा। शुरू में ये सोचा गया था, ये जो फेसबुक का जो चीज है, ये सोचा गया था कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मीडियम बनाया गया। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के जो विद्यार्थी थे उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसे इवॉल्व किया गया। लेकिन बाद में लगा कि इससे थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहिए। एक तो है इसका आकर्षण, जैसा कि हर माध्यम के साथ है कि प्रत्येक माध्यम का अपना एक जबरदस्त आकर्षण होता है। और अगर हम सीरियसली सोचें कम्युनिकेशन के संदर्भ से, तो जो कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं वही शोषण के भी माध्यम होते हैं। अब तक जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम विकसित हुए ह्यूमन सिविलाइजेशन में, वे सभी माध्यम उत्पादन के संबंधों के अनुरूप विकसित हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ऐसा विकसित हुआ हो जिसका उत्पादन के प्रोडक्शन के रिलेशन से कोई संबंध ना हो। इसलिए जो ये समझे कि ये कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन है और एक न्यूट्रल कम्युनिकेशन है, ये एक गलतफहमी है। कोई भी कम्युनिकेशन होने के साथ साथ वो एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी होते हैं, और ये इनबिल्ट है उसमें। आप किताब लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे आप अखबार छापे हैं, चाहे मैगजीन छापे हैं, चाहे आप इंटरनेट पर जाएं, चाहे आप सिनेमा बनाएं, चाहे आप रेडियो बनाएं, ये एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। और ये एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि प्रत्येक कम्युनिकेशन में इनबिल्ट होती है डिक्टेटरशिप। मैं निजी तौर पर ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कम्युनिकेशन का माध्यम सिर्फ डेमोक्रेटिक होता है और डेमोक्रेटिक होता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मॉडर्न पीरियड की अगर हिस्ट्री उठाएं और उसके थोड़े से दृश्य देखें तो आपको इसका बहुत इजी स्वरूप दिखाई देगा, जहां के इसके बहुत ही जिसे कि बर्बर दुरुपयोग किए गए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। ये नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने के साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर कम्युनिकेशन का बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही एग्रेसिवली इस्तेमाल किया है। ये पहले व्यक्ति नहीं है। मिसेस गांधी एक जमाने में रेडियो का बहुत इफेक्टिवली और एग्रेसिवली इस्तेमाल कर चुकी हैं, और उसका इस्तेमाल के बाद में हिंदुस्तान में इमरजेंसी आई। हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वे मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकते हैं और वे मीन्स ऑफ एग्रेशन का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसलिए जो पहली चीज जो समझने की हुई है कि आखिर ये इंटरनेट आया क्यों, क्या जरूरत थी इंटरनेट की? रेडियो था, फिल्म थी और दूसरे माध्यम थे, लेकिन इंटरनेट नहीं था। कंप्यूटर था लेकिन इंटरनेट नहीं था। क्यों आया? क्या कारण हो सकता है इंटरनेट के आने का? कोई सद्भावना के तहत इंटरनेट लाया गया, कोई कम्युनिकेशन के जो है मामले को और पूरे प्रोसेस को इजी करने के लिए इंटरनेट की स्थापना की गई? जी नहीं। जिस समय गैट की यानी विश्व व्यापार संगठन की वार्ताएं सांस्कृतिक उत्पादों के मामले में फेल हो गई, अमेरिका का दबाव था सारी दुनिया के ऊपर और खासतौर यूरोपीय देशों के ऊपर और तीसरी दुनिया के देशों के ऊपर कि जो सांस्कृतिक माल हैं, उसमें फिल्म आती है, रेडियो आता है, किताबें आती हैं, उसमें तमाम किस्म के सांस्कृतिक उत्पाद आते हैं, उसमें एजुकेशन आती है, समस्त सांस्कृतिक मालों को उस गैट के तहत, उस गैट के निगोशिएशन के तहत रिजॉल्व किया गया। यूरोप के देशों ने एक सिरे से इनकार किया
भारत ने एक तरह से इनकार किया तो भारत के बहुत बड़े दांव लगे हुए थे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉलीवुड के सिनेमा ने सारी दुनिया के सिनेमा को बर्बाद किया, लेकिन हॉलीवुड का सिनेमा थर्ड वर्ल्ड में एकमात्र हिंदुस्तान का जहां वो एंट्री नहीं कर पाया। हिंदुस्तान का सिनेमा बहुत ही तेजी से और मल्टीलिंगुअल सिनेमा बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा था, और यह इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। भारत में मुश्किल से 5 या 6 हॉलीवुड की फिल्में कभी साल में हुआ तो 7-8 फिल्में परमिशन से आती थी और दिखाई जाती थी। ये जो न्यू लिबरलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, उस प्रोसेस में एक चीज इनबिल्ट थी जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक तरफ गैट की वार्ताएं चल रही थी और वार्ताओं में ये सांस्कृतिक उत्पाद गैट निगोशिएशंस के तहत और जो अमेरिका की शर्त है उसके तहत रिजॉल्व किए जाएं कि न किए जाएं, इस पर विवाद था और सारी दुनिया अमेरिका के रुख के खिलाफ थी। रूस खिलाफ था, चीन खिलाफ था, यूरोप खिलाफ था, भारत खिलाफ था। कॉन्स्टेंटली इन देशों की यह पोजीशन थी कि हम सांस्कृतिक मालों को हम गैट के समझौते के तहत नहीं लाएंगे। तो फिर व्यापार करने का मतलब ही नहीं है कुछ। वो उद्योग के लिए जो है वो विश्व व्यापार संगठन की या WTO की स्थापना करने के लिए खाली प्रयत्नशील नहीं थे। वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह सारे देश की व्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र में जाएं, सर्विस सेक्टर में जाएं, शिफ्ट करें। वो सिर्फ इसके लिए बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि सारे के सारे सांस्कृतिक मालों को, उत्पादों को सेवा क्षेत्र में लाया जाए। सारी दुनिया के देशों ने इसका प्रतिवाद किया। वह टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद जो बात है सांस्कृतिक उत्पादों के सवाल पर फेल हो गई और अमेरिका की सारी दुनिया के देशों ने मानने से मना कर दिया। तब अमेरिका की दूरसंचार कंपनियों ने इंटरनेट लॉन्च किया। किस बात के लिए लॉन्च किया? कौन सी चीज पहले आई? आप लोग ध्यान दीजिए, आप जाइए जरा इंटरनेट पर, बहुत कुछ अवेलेबल है, पढ़िए आराम से, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आया म्यूजिक। अब जैसे इनकी लाइब्रेरी थी, कोई म्यूजिक थी, अब ये लोग क्या कर रहे थे कि छद्म नाम से उसे अपलोड कर रहे थे और फ्री में सप्लाई दे रहे थे। फिर आया सिनेमा, फिर आई किताबें, और कमाल है अब तो विकिपीडिया। क्या पर्पज है इसका? ये सोचना तो होगा मुझे। मैं क्यों नहीं सोचूंगा कि तुलसीदास किसके लेखक है? तुलसीदास गूगल के लेखक नहीं है, कालिदास गूगल के लेखक नहीं है, लेकिन आज वो गूगल के लेखक हैं। तो गूगल में उनको डाउनलोड कर दिया गया है, अब आप पढ़ेंगे गूगल से, और उससे जो चार्ज उठेगा वो गूगल लेगा, आप नहीं लेंगे। कल तक मेरे देश में तुलसीदास दिखता था तो उसकी रॉयल्टी या उसका उत्पादन का जो लाभ है वो मेरे देश के नागरिक को मिलता था, चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे वो वितरक हो, चाहे वो पाठक हो। और अभी क्या किया इन्होंने? कॉपीराइट एक्ट के तहत जो किताबें 60 साल के ऊपर निकल गई, वो सारी की सारी किताबें एक सिरे से वो हाईजैक करके अपलोड कर रहे हैं। लाखों किताबें, करोड़ों किताबें हैं। सारी दुनिया के लेखक परेशान हैं। आपकी एक क्लिक, आपकी एक पन्ने पर क्लिक गूगल को 1 रुपया देती है, जान लीजिए आप फ्री में नहीं पढ़ते। आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, उसका चार्ज देते हैं, आप फ्री में नहीं पढ़ते। किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जिस समय ये इंटरनेट आया कि ये इस इंटरनेट के आने से पूरे दुनिया की बौद्धिक संपदा का क्या होगा।